शाह मेंशन इस वक्त रोशनियों की अमाजगा बना हुआ था। शाह मेंशन का इकलौता वारिस जहान शाह कनाडा से आ रहा था। सैयदा खातून नक-सक से तैयार 9 लक्का हार पहने हाल की सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी। उनके हाथों में सोने के कंगन थे, जबकि उनका लिबास बहुत ही कीमती था। आखिर उनका बेटा जहान शाह इतने अरसे बाद पाकिस्तान वापस आ रहा था। जीनत, जुल्फी, अम्मार, उन्होंने मुलाजमाओं को आवाज दी। जी खातून बीबी। जीनत भागती हुई आई। बाकी भी वहाँ उनके विरुद्ध आ पहुँचे। मुझे आज सारे इंतजामात बहुत अच्छे से चाहिए। आज रात बहुत बड़ी पार्टी है शाह मेंशन में। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझे तुम सबसे। वो मुलाजमों की इंचार्ज थे। सैयदा खातून ने मेंशन का ज़्यादा काम उन्हीं के सुपुर्द किया हुआ था। वो फौरन अपने काम में लग गए। पूरे मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। जहान शाह को सुर्ख गुलाबों से इश्क था, इसलिए पूरे मेंशन को सुर्ख गुलाबों से ही सजाया जा रहा था। आपा, जहान आ तो रहा है, लेकिन उसके आते ही अपनी दादी का पूछना है, और फातिमा बेगम तो लाहौर में है। आप तब क्या जवाब देंगी? अनीला अली ने सैयदा खातून से धीमे लहजे में कहा। उसकी फिक्र नहीं करो, उसका भी सोच लिया है मैंने, और वैसे भी आज जहान शाह को वही करना होगा जो मैं चाहूँगी। गुरूर तकब्बुर से बोलती सैयदा खातून ने अपना दुपट्टे का पल्लू झटका। और जहान का वो बचपन का निकाह? शी, चुप करो। अब कौन सा निकाह? बचपन की निकाह की कोई वैल्यू नहीं होती। इतना अरसा मेरा बेटा बाहर रहा है, वो इन फजूल किस्म की चीज़ों को क्यों फौकियत देने लगा? सैयदा खातून ने हकारत व नखूत से कहा। देख लें आपा, सबसे बड़ा मसला तो आपकी सास का है, जो बेटी के घर बैठी हुई हैं, और जहान की मनकुआ दिल अजीज बेटी की बेटी उनकी नवासी अबरीश है। ये ना हो वो कुछ नहीं कर सकती। वो अब इस घर में, इस मेंशन में वही होगा जो मैं चाहूँगी। इस मेंशन की मालिक मैं हूँ, सैयदा खातून, और जहान शाह मेरा बेटा है, और वो वही करेगा जो मैं चाहूँगी। और मेरी बहू अमरीन बनेगी। सुना तुमने? सैयदा खातून की बात पर उनकी बहन अनीला बेगम की तो बाछें ही खिल गईं। वो यही तो चाहती थी कि उनकी बेटी शाह मेंशन की बहू बने, और सैयदा खातून की भी यही ख्वाहिश थी। आप सच कह रही हैं? मेरी अबरीन को आप अपने इस मेंशन की बहू बनाएंगी? अनीला बेगम ने खुशगवार हैरत से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं अनीला। अनीला मेरी बहन की बेटी है, और पहला हक तो इसी का है। और तुम जानती हो कि अपने अपने ही होते हैं। और रही बात उस अबरीश की, तो नवाब नाम रखने से कोई नवाब नहीं बन जाएगा। जानती हो कंगले लोगों को क्या है उनके पास, कि मैं उनको उनके साथ किसी किस्म की रिश्तेदारी करूं, उनकी किसी के साथ इंट्रोड्यूस भी नहीं करवा सकती। छोड़ो, मेरा मूड मत खराब करो। वैसे भी जहान शाह आ रहा है, तो मैं खुश रहना चाहती हूँ। शाम तक पहुँच ही जाएगा मेरा बेटा, गुरूर और अकड़ से कहते हुए उन्होंने अपनी बहन की जानिब देखा। हाँ हाँ, पहुँच जाएगा। आपा, आपने भाई साहब से बात नहीं की? उसे एयरपोर्ट से लेने कौन जा रहा है? अनीला बेगम ने अपनी आंखें मटकाकर पूछा। वो असल में नवीद शाह चाह रहे थे वह खुद ही जाएं अपने बेटे को एयरपोर्ट से लेने। तो वही जाएंगे, हम तो घर में इस्तकबाल करेंगे, और वो भी बहुत शानदार तरीके से। सैयदा खातून ने मुस्कुराते हुए कहा। नानू, आपका बीपी फिर हाई हो गया, क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? अबरीश ने फातिमा बेगम का ब्लड प्रेशर चेक करते हुए उन्हें प्यार से दबता। क्या करूं बेटा, टेंशन नहीं लूं तो क्या करूं? कब से आके यहाँ बेटी के दर पे बैठी हुई हूँ। पूरे मेंशन पर उसका राज है, और मेरा बेटा काट का उल्लू, जिधर लगाती है उधर लग जाता है। उनकी बात पे अबरीश चुप ही रही। वो क्या बोलती उसको, मामू थे उसके लिए काबिले इज्जत थे, और माँ तो कुछ भी कह सकती है। अच्छा, आपको ना मैं ये ब्लड प्रेशर की गोली दे रही हूँ, आप इसे ले लें, और प्लीज़ 2 घंटे बाद फिर अपना बीपी चेक कराइए, और तब तक ये नॉर्मल होना चाहिए। उसने अब के बाद प्यार से कहा। फातिमा बेगम आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। अबरीश ने एक नज़र अपनी माँ की जानिब देखा और इशारा किया कि वह नानू को समझाएं, और खुद उठकर बाहर चली आ गई। अम्मा, आप तो इतना सोचती हैं, जो होगा अच्छा होगा, ना फिक्र किया करें। कैसे ना सोचूं, बचपन में निकाह कर दिया था अबरीश का जिहान से, और अब वह सैयदा खातून
होने नहीं देगी, मेरे बच्चों को एकदम ख़त्म कर देगी वह रिश्ता। देखना, ये सैयदा खुद भी गुनाहगार होगी और हमें भी गुनाहगार करेगी। फातिमा बेगम ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिहान को तो पता है ना, वो तो उस वक्त 15 साल का था। भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना तो समझता है कि निकाह क्या होता है। 15 साल की उम्र बहुत छोटी तो नहीं होती। अम्मा, मुझे पूरा यकीन है जिहान इस निकाह को ज़रूर निभाएगा। मरियम बीबी ने यकीन भरे लहजे में कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आपका पोता इस निकाह को निभाने वाला है। अचानक से नवाब अशील खान अंदर दाखिल हुआ। ऐसा क्यों कह रही हो? अल्लाह ने चेहरा अच्छा दिया है तो जुबान भी अच्छी इस्तेमाल कर लेता है बंदा। मरियम बीबी ने अपने बेटे को घूर कर कहा, सच कह रहा हूँ माँ जी, सच कह रहा हूँ। आपको पता है आज आपका पोता कनाडा से वापस आ रहा है। अशील की बात पर फातिमा बेगम के कान खड़े हुए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा जहान वापस आ रहा है? मेरा जहान? वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी, जबकि अशील खान उनका ये अंदाज़ा सख्त खौफ में मुब्तला कर गया। जी हाँ, आपका लाडला पोता वापस आ रहा है, और अफसोस की बात तो ये है कि आपको किसी ने बताया भी नहीं, बताना भी गवारा नहीं किया। अशील खान की तंजिया अंदाज में अपते हुए कहा, अशील नानू है वह तुम्हारी, थोड़ा अदब लिहाज से बात किया करो। मरियम बीबी ने उसे डांटा तो सर झटक गया। मेरा जिहान आ रहा है? मरियम, मेरा जिहान? वो अभी भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरा ख्याल है पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम करते हैं। आखिर को फातिमा ज़हरा के अजीमो चश्म चिराग शहंशाह जिहान शाह साहब आ रही हैं। अशल ने खड़े होते हुए फिर तंजिया अंदाज अपनाया, जबकि अब की बार गुस्से का असर भी शामिल था। मरियम बीबी ने उसे घूर के देखा। तुम्हें किसने बताया है कि जिहान वापस आ रहा है? हमारे पास भी पक्की खबरें होती हैं, मुखबिर छोड़े हुए हैं हमने। आप आम खाया करें, गुठलियाँ ना गिना करें। अशील खान ने सर झटकते हुए कहा, और एक बात और, आज शाह मैंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की जा रही है आपके पोते के आने की खुशी में। लेकिन अब मैंने फिर अफसोस किया तो आप मुझे ही डांटेंगी, जबकि ये हकीकत है कि हर कोई वहाँ मौजूद होगा, लेकिन नहीं होगा तो हम वहाँ नहीं होंगे। वह गुस्से से बोलता बाहर निकल गया। फातिमा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वह आज शाह मैंशन में पार्टी कर रहे हैं और उन्होंने किसी ने इनवाइट भी नहीं किया था। फातिमा बेगम अफसुर्दा हुई। अम्मा, आप दिल छोटा ना किया करें। आपको सैयदा खातून का पता तो है कि वह किस नेचर की हैं। बस अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। मरियम बीबी ने माँ की ढारस बढ़ाई। तुम देखना मरियम, अब मेरा जिहान आ गया है ना, तो सब ठीक कर देगा। मेरी अबरीश को वह ब्याह कर भी ले जाएगा। फातिमा बेगम यकीन भरे लहजे में बोली, जबकि मरियम बीबी सिर्फ आमीन ही कह सकी। फातिमा ज़हरा के 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम नवीद शाह था, जबकि बेटी मरियम शाह थी। मरियम की शादी अपनी ज़िंदगी में जावेद शाह अपने दोस्त के बेटे नवाब ज़ादा इब्राहिम खान के साथ तय कर गए थे। यूँ तो शाह खानदान की बेटी खानदान से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन दोस्ती की खातिर उन्होंने अपनी बेटी को नवाब खान की फैमिली में दी। वक्त गुजर गया। अल्लाह ने 2 औलाद जैसी नेमतों से नवाजा। एक तरफ मरियम और इब्राहिम खान को अल्लाह ने 2 औलादों से नवाजा, बड़ी बेटी अबरीश खान, तो दूसरी तरफ उसका 1 साल छोटा अशील खान था। दूसरी तरफ अल्लाह ने सैयदा खातून और नवीद शाह को बेटे जैसी नेमत से मालामाल किया। सैयदा खातून शुरू से ही नकचड़ी और मगरूर औरत थी। वह शाह मैंशन में सिर्फ अपना राज चाहती थी। यही वजह थी कि उन्हें आज तक अपनी सास से नहीं बन सकी थी। उनकी हरकत से तंग आकर फातिमा बेगम अपनी बेटी के घर चली जाती, और आखिरी बार तो इतनी सख्त लड़ाई हुई कि नवीशा अपनी माँ को अपनी बहन के घर छोड़ आए। इस बात को भी तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका था। 3 साल पहले उनकी जिहान से फ़ोन पर जो बात हुई थी, उसमें भी सिर्फ सलाम दुआ तक ही बात रही थी, क्योंकि सैयदा खातून कभी भी जिहान का राबिता उसकी दादी से नहीं होने देती थी। वह अपने नंबर से ही उनकी बात कराती और 2 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं करने देती थी कि जिहान को बरगला न दें।
क्योंकि जिहान शाह अब 15 साल का था तो उनके दादा जावेद शाह ने अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश पर जिहान और आरिश का निकाह कर दिया था। अबरीश उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी। उस वक्त सैयदा खातून अपने ससुर के सामने खामोश हो गईं, क्योंकि घर का हर फैसला उनके हाथ में होता था। अपने शौहर से लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने बेटों को मुल्क के कनाडा में भेज दिया और तकरीबन आज वह 10 साल बाद वापस लौट रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि वह अपने होने वाले इस निकाह को भूल चुका होगा, लेकिन उनकी खम ख्याली थी कि वह जिहान शाह था। उसकी याददाश्त बहुत मजबूत थी, क्योंकि ये तो वक्त ने तय करना था कि जीत किसकी होती है। वेलकम वेलकम माय सन, सैयदा खातून ने आगे बढ़कर जिहान शाह को गले से लगाया। उसकी खूबसूरती के चर्चे उसके आने से पहले ही पूरे खानदान में मशहूर हो चुके थे। खड़ी मगरूर नाक, ग्रीन आईज, अनाबे पड़ते हुए वह जानलेवा डिम्पल, वो वाकई शाह खानदान का सबसे खूबसूरत मर्द। कैसी है मामा जान? जिहान शाह ने सैयदा खातून को गले से लगाते हुए मोहब्बत से उनके माथे पर बोसा दिया। मैं बहुत खुश हूँ, तुम आ गए हो, सुकून महसूस हो रहा है। उन्होंने खुशी से अपने बेटी की जानिब देखते हुए कहा। वह बारी बारी सबको मिलने लगा। मामा जान, दादू तो दिखाई नहीं दे रही। के सवाल पर वहाँ मौजूदा सब एक पल को चौंक गए। सैयदा खातून ने एक नज़र अपने शौहर की जानिब देखा, जिन्होंने कंधे उचकाकर खुद को इस मसले से दूर कर लिया। बेटा, वह यहाँ नहीं है, वह लाहौर गई हैं अपनी बेटी के घर। सैयदा खातून ने बहुत ठहर कर बात की। अरे हाँ, याद आया, सब यहाँ मौजूद हैं। फुफ्फो की फैमिली यहाँ क्यों नहीं है? मेरे आने के बारे में आपने उन्हें नहीं बताया? जिहान शाह के बार बार सवाल पर सैयदा खातून के माथे पर बल पड़े। अरे बेटा, इतने कम वक्त में उन्हें बताने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन बता देंगे। तुम आओ, अंदर चलो, अनीला बेगम ने बात को संभालते हुए कहा। तो एक पल को जिहान शाह के अंदर तक सुकून छा गया। वह सबसे पहले अपनी दादी को देखना चाहता था, लेकिन वह वहाँ मौजूद ही नहीं थी। बहरहाल वह अपनी माँ की खुशी की भी कदर करता था, इसलिए उनके साथ मिलकर केक काटने लगा। हर तरफ तालियों की गूंज थी, सभी के चेहरे खिलखिला रहे थे। उसकी तस्वीरें बनाई जा रही थी, उनमें से कुछ तस्वीरें क्लिक होती हुई तरह लाहौर जा रही थी अशील खान के मोबाइल में। उन तस्वीर को देखते हुए अशील खान के दिल में मजीद नफरत जगी। वह इंतहा की नफरत करता था शाह खानदान से। उससे नफरत थी उनसे, क्योंकि उन्होंने उनका हक छीना था, ऐसा अशील खान को लगता था। फातिमा बेगम ने अपनी बहुत सारी जायदाद अपने पोतों के नाम लगा दी थी, जिस वजह से अशील ने अपनी नानू से भी गिले शिकवे थे। क्या देख रहे हो मोबाइल में? वो जो इतने गौर से मोबाइल में बिजी था। अबरीश ने अंदर आते हुए अशील से पूछा। आओ तुम भी देख लो, बहुत ज़बरदस्त तस्वीरें हैं। अशील ने मोबाइल उसकी जानिब किया तो एक पल को अबरीश दंग रह गई। वह मौजूद अपनी मुमानी और उनकी फैमिली को देखकर, उनकी बहन की फैमिली को देखकर वह समझ गई थी कि केक काटने वाला कोई और नहीं, जिहान था। वह जिहान जिसके साथ आज से 10 साल पहले उसका निकाह हुआ था। ये तस्वीरें तुम्हें कौन सेंड कर रहा है? अबरीश ने माथे पर बल डालते हुए पूछा है। चाहने वाले जो ये तस्वीरें भेजते रहते हैं, वक्त द वक्त मिलते रहती हैं और बहुत सारी खबरें भी मिलती रहती हैं तुम्हारे ससुराल के बारे में। अशील ने मुंह बिगाड़ कर कहा। छोड़ो इन बातों को, तो मेरा ख्याल है हमें ना कल के बारे में बात करनी चाहिए। अबरीश, जिसका दिल बुरी तरह दुखा हुआ था, अपने अंदर के जज्बातों को मारते हुए वह अशील को टालने वाले अंदाज में बोली। कल क्या है? अशील ने सादे से अंदाज में उससे पूछा। भूल गए, कल मेरी सालगिरह है, वह रूठे अंदाज में बोली। ओह यस, आई फॉरगेट इट। कैसे मनाए तुम्हारी लास्ट बर्थडे इन नवाब विला? वो शौक हुआ। असल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आगे बहुत सारी सालगिरह मैं यही नवाब विला में ही मनाने वाली हूँ, समझे तुम? अच्छा जी, वैसे कल आप 19 साल की हो जाएंगी, तो इस हिसाब से आपके दूल्हे राजा 26 के होने वाले होंगे। अशल की बात पर अबरीश ने गहरा सांस खारिज किया। उसके हर तंज को शाह खानदान वालों पर ही टूटती थी। वह सरकती वहाँ से उठ गई। न जाने हमारे बड़े बचपन में निकाह क्यों कर देते हैं।
बड़े होके फिर भले ही बच्चे उसको निभाना ना चाहें, एक जंजीर डाल देते हैं पाँव में, चाह कर भी खुद को छुड़ा नहीं पाते। अबरीश ने माथे पर बल डाले सोचा, वो जिहान शाह से कोई दीवानावार मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन बचपन से ही उसके दिलो दिमाग में ये बैठा दिया गया था कि वह जिहान की है। मतलब ये नहीं बोला था कि जिहान उसका है, वह जिहान की है। इस बात पर अब चिड़ी थी, गुस्सा करती थी, लेकिन सिर्फ दिल ही दिल में। सबके सामने वह कोई तासुर नहीं दे रही थी। रात को शहर में खुले आसमान के नीचे चारपाई पे लेटे उसकी आंखों में वह तस्वीर बार बार गर्दिश कर रही थी, जिसमें जिहान शाह बहुत खुश दिखाई देते केक काट रहा था। एक तरफ सैयदा बेगम थी तो दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी हुई थी। वो प्यारी सी लड़की थी और जिहान को जिन नजरों से देख रही थी, एक पल को अबरीश ठटकी जरूर थी। दिल में मेरा शौहर वाला जज्बा जाग उठा था। काश जैसे लड़कियों को ये कहा जाता है कि अपने मंग के अलावा किसी और को न सोचना, काश वैसे ही लड़कों को भी बोला जाता कि वह अपनी मनकुहा के अलावा किसी और को न सोचे। वह ठंडी आह भरकर रह गई। अबरीश आपी। दीवार की दूसरी जानिब से जेबी ने उसे पुकारा तो वह अपनी जगह से उठी थी। क्या हुआ आपी? आपकी लाइट? वो 16 साल की जेबी इंतहा की मासूम चश्मा दुरुस्त करते अबरीश से पूछ रही थी। अबरीश ने पीछे मुड़कर अंदर कमरे की लाइट्स को देखा जो सब जल रही थी। जेबी, मुझे तो लाइट्स ऑन ही दिखाई दे रही हैं। अच्छा, फिर हमारी लाइट ही खराब हो गई होगी शायद। वो अपना चश्मा दुरुस्त करते बोली। शायद? कब आ रहा है तुम्हारा मैट्रिक का रिजल्ट? अबरीश ने सीने पर बाजू बांधते हुए पूछा। जी 1 हफ्ते बाद। वो जल्दी से बोली। सरप्लस कितनी आएंगी? ये भी लगे हाथ बता दो। अशील ने बाहर आकर चारपाई पर बाजू फैलाते हुए पूछा। कोई सप्ली नहीं आएगी आपी, इंशाल्लाह। आपने इतनी मेहनत कराई है, अल्लाह ज़रूर रंग लाएगा, जेबी ने पूरे यकीन से कहा। सारी मेहनत अबरीश ने ही तो की है, तुमने तो नून हटा के बेबिना की मेहनत की है। जो मेहनत की है ना, उनका रिजल्ट 1 हफ्ते बाद आ जाना है। अशील ने उसे तंज के तीर सही भिगो के मारे थे। अब अबरीश, आपी अबरीश ये क्या कह रही हैं? मैंने तो बहुत मेहनत की है ना, और मैं पास भी हो जाऊंगी। जेबी ने अपने रिजल्ट की टेंशन पड़ गई थी। हाँ हाँ, इंशाल्लाह जरूर पास होगी। अबरीश ने अशल को एक नजर घूरते हुए जेबी से कहा तो वह अशील को मुंह चुड़ाती हुई नीचे उतर गई। क्यों तंग कर रहे हो उसे हर वक्त? नहीं, आप खुद ही बताएं। इस दौर में जहाँ बच्चा इतना चालाक है, ये कहाँ से पैदा हो गई है? वह वाकई बहुत मासूम है अशील। अरे बस करो तुम भी। अगर इस दुनिया में उस जैसे 2-3 मासूम और पैदा हो गए ना, तो इस दुनिया की तो खैर ही नहीं। फिर अशील ने सर झटकते हुए कहा, ये आजकल तुम बहुत ज़्यादा सांप और बिच्छू मुंह से नहीं निकाल रहे हो? मुँह से खैरियत है ना? हाँ, खैरियत ही खैर है। छोड़ो, मैंने कल एक बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं, क्योंकि अमीर नहीं हूँ, तो एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी घर में रखी है। तुम अपने किसी दोस्त को बुलाना चाहो तो बुला सकती हो। अशील ने फारिग दिली से कहा। अच्छा, नवाजिश बहुत बहुत आपकी। आपने इतना मेरे बारे में सोचा? अबरीश ने मुस्कुराकर कहा। वो दोनों बहन भाई ऐसे ही थे, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते और एक दूसरे के गम भी बांटते थे। ये तुम क्या कह रहे हो जिहान? तुम लाहौर क्यों जाना चाहते हो? अचानक से जिहान ने लाहौर जाने का फैसला किया। उसे अपनी दादी से मिलना था जो यहाँ नहीं थी, और कोई उसे ठीक तरीके से बता भी नहीं रहा था कि उनकी वापसी कब है। उनसे राब्ता का कोई ज़रिया भी तो नहीं था कि वह उनसे फ़ोन पर बात कर ले। आप जानती हो कि यहाँ आकर मैं उनसे ना ही मिला हूँ, ना मिलूँ ऐसा नामुमकिन है। और वैसे भी आपने कहा है वह कुछ दिनों के लिए गई हैं, तो अच्छी बात है ना, मैं जाकर मिल लेता हूँ। इस तरह पुप्पो से भी मुलाकात हो जाएगी और वापसी पर दादू को भी साथ ले आऊँगा। जिहान शाह के इतने लंबे और चौड़े इरादे सुनकर सैयदा खातून की तो मुंह ही बन गया। उन्हें यकीन न आया कि उनका बेटा इस तरह से उनके हाथों से निकल जाएगा। तुम वहाँ नहीं जाओगे जिहान? सैयदा खातून ने कतई अंदाज में कहा। लेकिन क्यों मामा जान, मैं क्यों नहीं जाऊँ? वो भी उनके दूबदू हुआ। क्योंकि ये मैं कह रही हूँ, हमारा उनके साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है। हमने उनसे अपना हर ताल्लुक तोड़ लिया है, लिहाजा अब तुम्हें भी उनके साथ कोई ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने साफ लहजे में कहा, जिस पर जिहान के दिमाग में काफ़ी सवालात ने जन्म लिया।
मामा जान, मेरे लिए मेरी दादू सबसे पहले हैं। आप सबसे ताल्लुक़ तोड़ लें, लेकिन मैं अपनी दादू को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। जिहान वहाँ से लंबे लंबे ढक बढ़कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। देखें आप, मैंने कहा था ना, जिहान को आसान न समझें, इसे हल्के में न लें। ये तो अपनी दादी पीछे ज़रूर जाएगा और देख लेना, अकेला नहीं आएगा, दादी के साथ साथ उसकी नवासी को भी लेकर आएगा। अनीला बेगम ने मुंह बिगाड़ कर कहत और नफ़रत से कहा, ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। वो यहाँ नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती, वो सैयदा खातून गुस्से से कहती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। बस बोलती ही रहती हैं, कुछ करती क्यों नहीं? अनीला ने सर झटका। आज अबरीश के कॉलेज की छुट्टी थी तो उसने पौधों के साथ वक्त गुजारने का इरादा किया था। सारा दिन मैं बगीचे में पौधों को साफ करती रही। उनको अच्छी तरह तराश खराश करने के बाद अब पौधों को पानी का पाइप लगाकर वह पानी दे रही थी। वो मगन सी थी, अपने काम में मसरूफ़ थी, जबकि हाथ पैर और चेहरे कपड़े तक मिट्टी में अटे हुए हो गए थे। सुबह से शाम हो गई थी, उसने बगीचे का पीछा नहीं छोड़ा था। हालांकि 2 बार मरियम बीबी उसे अंदर बुला चुकी थी, लेकिन आज का दिन उसने अपने पौधों के लिए वक्फ कर दिया था। सारे पौधों को एक तनकीद निगाह से देखते हुए उसने पानी का पाइप एक तरफ रखते हुए हाथ छोड़े। अब लग रहा है ना नवाब अबरीश खान का बगीचा, वह खुशी से चहकते हुए बोली कि तभी उसे गेट के बाहर गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। थोड़ी ही देर में गेट खुला था और एक बहुत बड़ी गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। ये किसकी गाड़ी है? वह हैरान होकर पलटकर देख ही रही थी, जबकि अपनी हालात से अनजान थी कि इस वक्त उसकी बहुत बुरी हालत है। बड़ी सी ब्लैक करोला से बड़े क्राफ्ट के साथ जिहान शाह नीचे उतरा। जिहान को अपने सामने देखकर पल को अबरीश की आंखें फैल गई थीं। वह वाकई आया था या उसका वहम था? वो अपने ग्लासेस को उतारता वह मुस्कुराया। अबरीश सामने खड़ी इस वक्त कीचड़ में कमल का फूल ही लग रही थी। जिहान अपनी ग्लासेस आंखों से हटाता उसे शौक नज़रों से देख रहा था, जबकि अबरीश की नज़रें उस पर ऐसी टिकी कि हट ही नहीं रही थी। अरे जिहान, तुम? मरियम बीबी ने की अचानक आमद पर वह दोनों चौंके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जहान ने आगे बढ़कर उनको सलाम किया तो उन्होंने जहान को अपने सीने से लगाया। मैं अल्लाह का शुक्र है बेटा, ठीक हूँ, तुम सुनाओ, अचानक से आ गए, पता भी नहीं चला। घर में सब कैसे हैं? वो उसका माथा चूमते हुए मोहब्बत से पूछ रही थी। अल्लाह का शुक्र है, वहाँ सब ठीक ठाक है। मेरी दादू कहाँ है? मुझे दादू से मिलना है। जहान के लहजे में बेचैनी और मोहब्बत बेपनाह थी। हाँ हाँ, वो भी तुम्हारी राह देख रही हैं कब से। आओ अंदर चले। अबरीश, जल्दी से बेटा खाने का बंदोबस्त करो। अबरीश से कहते हुई वो जहान को लिए अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि जहान उसे मुड़कर एक नज़र देखना न भूला। इसकी एक नज़र क्या कुछ नहीं था। अबरीश अब फ़ौरन अपने कमरे की जानिब भागी। सीधा बाथरूम में जाते हुए उसने अपने हुलिये पर निगाह दौड़ाई तो सर पकड़कर बैठ गई। उफ़, मैं किस हाल में हूँ। उन्होंने मुझे इस हाल में देख लिया ना, जाने क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे। अबरीश इंतहाई परेशान हो गई। खैर सोचने दो, जो भी सोचते हैं। कौन सा उन्होंने मुझसे शादी करनी है? वो तो वही शादी करेंगे जहां उनकी वालिदा मोहतरमा चाहेंगी। अबरीश एक बार फिर उनसे बदगुमान हुई। अपनी दादू से मिलते हुए जहान बहुत खुश हो रहा था, जबकि फ़ातिमा बेगम की आंखों से खुशी के आंसू बहते चले जा रहे थे। बहुत इंतज़ार कराया जहान तुमने। ये बूढ़ी आंखें कब से तुम्हारे इंतज़ार कर रही थी। मुझे तो लगा शायद मेरे मरने की खबर पे ही तुम आओगे। कैसी बातें कर रही हैं दादी जान। मरे आपके दुश्मन। अभी तो आपको जीना है बहुत ज़्यादा, बल्कि आपने मेरी शादी करवानी है। अभी आपने अपने परपोतों को भी अपनी गोद में खिलाना है। जहान ने धीरे से उनके कान में घुसते हुए मोहब्बत से कहा। हाँ, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी होने दी तो। फ़ातिमा बेगम ने नुरुठे अंदाज में कहा। क्या मतलब इस बात का? निकाह हुआ है तो शादी भी होगी ना? एकदम जहान सीरियस हुआ। हाँ होगी, वहाँ जहाँ तुम्हारी माँ चाहती है।
फातिमा बेगम ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, अच्छा तो मेरी माँ कहाँ चाहती है? अब की बार मुस्कुराते हुए बोलने लगा, क्यों सैयदा ने तुम्हें बताया नहीं कि उसकी मर्जी क्या है? दादू, उनकी मर्जी अपनी जगह, लेकिन जो 10 साल पहले तय हुआ था तो उसको कोई फरामोश नहीं कर सकता ना। जहान की बात पर फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। तुम्हें 10 साल पहले वाला निकाह याद है? दादू, निकाह भी कोई भूलने की चीज़ है? आपके बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से पूछ रहा था। अच्छा, फिर एक वादा दो मुझे तुम। उन्होंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, निकाह की रस्ते तुम मेरे मरते दम तक निभाओगे, मेरी अबरीश को कभी नहीं छोड़ोगे। 2 वादा मुझे। एकदम बैठे बैठे फातिमा बेगम ने जहान के आगे अपनी हथेली फैलाई। जहान उन्हें हैरत से देखने लगा। दादू, इसमें वादे की क्या बात है? मैं अपनी आखिरी सांस तक इस रिश्ते को निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पे भरोसा रखें। वह उनका माथा चूमते हुए उन्हें अपने अल्फाज का यकीन दिला रहा था। फातिमा बेगम के दिल में सुकून सा उतर गया। रात के खाने पर जहान की मुलाकात अपने फूफा इब्राहिम खान से हुई। सब ने बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया। अबरीश इसके बाद जहान के सामने नहीं आई थी, जबकि अशील ने इससे सिर्फ मुसाफा करना मुनासिब समझा। वो वैसे ही उससे खिंचा खिंचा था। जब से आया था उसकी खूब आवभगत की जा रही थी, जबकि अशील तो आज अपनी बहन की सालगिरह मनाने का भी मौका नहीं मिला था, क्योंकि सबका ध्यान जहान शाह अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया था। अशील, अपना मूड ठीक कर लो ना। अबरीश ने अशील को छत पे अकेला पाया तो उसके पास चली आई। क्या मूड ठीक करूं? सारे प्लान पर का बेड़ा गर्क कर दिया तुम्हारे इस पास्ट के दूल्हा ने। अशील, तुम बार बार मुझे इस तरह मत किया करो। क्या मालूम नहीं इसका क्या इरादा है क्या नहीं? ऐसे कहते हुए तो परायेपन का एहसास महसूस होता है। अबरीश ने गहरा सांस खारिज करते हुए सामने चांद की जानिब देखा, जो आज पूरी तरह रोशन था। अच्छा सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? तो अशील ने फ़ौरन उसकी उदास चेहरे की जानिब देखते हुए अपनी गलती मान ली। वैसे पार्टी से ज़्यादा अच्छा था तुम मुझे कोई गिफ्ट दे देते। इसकी जानिब देखते हुए इतरा कर कहा, गिफ्ट तो मिल गया है तुम्हें आज। इतना कहते ही अशील ने अपनी ज़बान दांतों तले दबाई। अबरीश ने फिर से उसे घूर कर देखा। तुम बाज नहीं आओगी ना? तो इस बात पे अशील कहकहा लगाकर हंस गया। क्या करूँ यार, ये ज़बान ही नहीं टिकती, हालांकि 32 दांतों के बीच में है फिर भी चलती ही रहती है कैंची की तरह। अशील खुद का खुद ही मजाक बनाते हुए सर पर हाथ रख कर हंस रहा था। इसी लम्हे दीवार पर ज़ेबी नमूदार हुई। अबरीश आपी, अम्मी पूछ रही हैं आज आपके घर कौन आया है? अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए उसने आवाज़ लगाई। वो जवाब, तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं कुछ लोग। रास्ता भटक के इस तरफ आ निकले। अशील ने ऊंची आवाज़ में उसे तंग करते हुए कहा। ज़ेबी अपना सा मुंह लेकर रह गई। अरे कौन रिश्ता लेकर आ गए? और उसको रास्ता नहीं पता था क्या जो आपके घर चला गया? ज़ेबी ने हैरत से अपनी आंखें फैलाते हुए कहा। इस बेवकूफ़ को इसकी माँ क्या खिलाती है? अशील ने अबरीश की जानिब देखते हुए पूछा। चुप रहो, मैं बात करती हूँ। ज़ेबी, फैसलाबाद से हमारे मेहमान आए हैं। ठीक है, अपनी अम्मी को बता देना, अबरीश ने प्यार से कहा। अच्छा, तभी आपके घर से बहुत मज़े के खाने की खुशबू उड़ रही हैं। ज़ेबी मुद्दे पर आई। ले पेटू कहीं की, इसको खाने की टेंशन पड़ी हुई है। अशील ने फिर से लुकमा दिया। अबरीश आपी, आपने तो मुझे अपनी सालगिरह पर भी इनवाइट नहीं किया। मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि मुझे आवाज़ लगाएंगी। मैंने तो आपके लिए गिफ्ट भी ले रखा है। अब की बार उसने मज़ीद तफसील से बात करते हुए अबरीश और अशील दोनों की जानिब देखा। वो छत पे खड़े थे, इसीलिए हमने सालगिरह को कैंसिल कर दिया। नहीं चाहते थे कि तुम्हारे पैसे ज़ाया हों। अब तुम वो गिफ्ट संभाल कर रख लो, अगली सालगिरह पर काम आएगा, ठीक है? अशील की बात पर उसका से बन गया था। मत तंग किया करो इसे। वो मुंह बनाती दीवार की ओट से नीचे उतर गई। देखा, नाराज कर दिया। रहने दें, 10 मिनट बाद फिर लटकी होगी। क्या बनाया है? क्या बना रहे हो? खुशखबरी है? बुलाया क्यों नहीं? फला फला। अशील ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। अबरीश सरनफी में झटक गई। 1 मिनट, मुझे ज़रूरी कॉल आ रही है, मैं सुनकर आता हूँ। अशील के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी तो वो अटेंड करने के लिए सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे चला गया, जबकि अबरीश फिर से चांद को देखती हुई गहरी सोच में डूब गई। चांद हो और मैं, रात के किसी पहर में जब तन्हाई के कुछ पल मैसर आते हैं, तब एक अनजाना सा एहसास
रगवा पैर में उतर आता है। चांद की प्यारी किरणें जब मेरे चेहरे पर पड़ती हैं तब एक भला सा मंजर हर तरफ छा जाता है। इसी पल में हवा का एक झोंका जब मुझे छू के गुजरता है तो किसी की कमी का एहसास दिलाता हुआ मुझे बेचैन कर देता है। साथ ही मेरी तन्हाई के हर पल के साथ रही। हर पल कहीं चांद हुआ और मैं। वह अपनी नज़म खुद ही पढ़ती मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट बहुत दिलकश थी, जिसे चुपके से ऊपर आने वाले जहान शाह ने देखा था। 10 साल के अबरीश में और अब के अबरीश में ज़्यादा फर्क नहीं था। पहले उसका कद छोटा था, बाल भी छोटे थे, लेकिन नाक पे तो गुस्सा हर वक्त रहता था। और आज की अबरीश बड़ी हो गई थी और खूबसूरत हो गई थी, लेकिन नाक का गुस्सा आज भी वैसा ही था। धीरे से उसके पास जाके खड़ा हुआ तो उसकी जानिब देखने लगा। अभी भी चांद को खोए हुए अंदाज में देख रही है। लगता है चांद से पुरानी दोस्ती है आपकी। अचानक से अपने अकब से मर्दाना आवाज़ सुनती वो चौंकी। अपने साथ खड़े जहान को देखकर वह हैरत से आंखें फैलाई। आप कब आए? उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन अशील कहीं भी नहीं था। जब आप चांद के साथ दिल ही दिल में बातें कर रही थी। अब की बार जहान ने सामने नज़र आते चौदहवीं के चांद को देखा। बहुत खूबसूरत है ये चांद। अबरीश की खामोशी पर जहान दोबारा बोला, जी खूबसूरत है, लेकिन इसमें भी दाग है। अबरीश की बात पर जहान चौंका, लेकिन मेरे चांद में कोई दाग नहीं। वो उसकी गहरी निगाहों से देखते हुए बोला। इसकी बात पर अबरीश ने घबराते हुए उसको देखा और फिर रुख फेर गई। वो समझ गई थी वो इसके बारे में ही बात कर रहा है। काफ़ी रात हो गई है, हमें नीचे जाना चाहिए। अबरीश ने अपना दामन बचाना चाहा और पलट गई, लेकिन एकदम जहान ने उसका हाथ थामा। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। अबरीश को उम्मीद नहीं थी कि जहान उसका हाथ थाम लेगा। मेरा हाथ छोड़े जहान, अबरीश ने सख्त लहजे में कहा। हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा अबरीश, और वैसे भी तुम्हें छूने का हक रखता हूँ। जहान की बात पर अबरीश के माथे पर बल पड़े। वो झटके से अपना हाथ छुड़ा गई। जी, 10 साल बाद आपको याद आया है कि अबरीश नाम की एक लड़की लाहौर में बसती है जिस पर आप अपना हक रखते हैं, है ना? अबरीश के तंज पर जहान भी संजीदा होते हुए इसकी जानिब देखने लगा। इन 10 सालों में एक दिन भी नहीं भूला। मेरी जान, तुम मेरी मनकुहा हो, हमेशा रहोगी, जहान ने दिल से कहा था। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं आप। मनकुहा हो और मनकुहा ही रहोगी, क्योंकि शादी तो आपको करनी नहीं है। अबरीश ने अपनी बात अधूरी छोड़ी। क्या कहना चाह रही हो तुम? इसकी बात पर जहान के माथे पर बल पड़े। वही जो सच है, आप मुझे अपने साथ बांध कर रखना चाहते हैं, जबकि हकीकत में आप खुद आज़ाद रहना चाहते हैं। जिससे चाहे शादी करें, आपको कौन है रोकने वाला? लेकिन अबरीश, आपके नाम पे सारी ज़िंदगी इस दहलीज पर बैठी रहेगी। ना आप उसको रुखसत करके लेके जाएंगे और ना ही आप आज़ाद करेंगे। अबरीश के तल्ख अल्फाज पे एक पल को जहान गुस्से से देखने लगा। वो इससे अच्छी खासी छोटी थी, लेकिन उसकी ज़बान की तेज़ी देखता वह दंग रह गया। तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें रुखसत करा के नहीं ले जाऊंगा? इसके अल्फाज पे अबरीश का दिल धड़का दे रहा है, वही कहा है। अबरीश के दिल में बदगुमानी जड़ पकड़ चुकी थी, इसलिए वो अब जहान पर यकीन नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जहान का लहजा तेज़ हुआ। छोड़ेंगे नहीं तो अपनाएंगे भी तो नहीं। बेइख्तियार अबरीश की ज़बान फिर फिसली और साथ ही अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने होठों को दांतों के नीचे दबाया। अपनाने ही आया हूँ मेरी जान, बेफिक्र रखो। जैसे तुम मेरे होना वैसे जहान भी तुम्हारा ही है। ट्रस्ट में जहान इसके मुकाबिल आता है। 1 इंच के फासले पर खड़ा होता उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। अबरीश ने पलके उठाते हुए हैरत से उसकी जानिब देखा। उसे लगा कि उसकी समाअत ने कुछ गलत सुना है, लेकिन सामने खड़ा शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और एक यकीन भी है कि अबरीश भी उस पर यकीन करने लगी। आप क्या कह रही हैं? मैं अबरीश ने पलके झुकाते हुए उससे पूछा। यही कि अबरीश, तैयारी कर लो, बहुत जल्दी तुम्हें रुखसत करा के यहाँ से ले जाऊंगा। वो जरा सा झुककर कहता उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मार गया। अबरीश ने लरस कर अपनी आंखें मींच ली। क्या एहसास था, क्या जज्बा था, जिसे वह कोई नाम नहीं दे पा रही थी, लेकिन सब कुछ अच्छा लग रहा था। सामने खड़ा शख्स के साथ उसे अच्छा लग रहा था। हाँ, शायद यही वह चाहती थी, मोहब्बत पर यकीन। अबरीश
जो बिना पलके झपकाए जहान को की आंखों में देखे जा रही थी, जहाँ मोहब्बतों का एक और जहान आबाद था। अपने पीछे अशील की आवाज़ सुनती वह चौंकी और मुड़ी थी। अशील की आंखों पे नापसंदीदगी वाज़ह थी। माथे पर गहरे बल पड़ आए। रात बहुत हो गई, आ जाओ नीचे चले, अशील ने जहान को देखकर सपाट अंदाज में कहा तो अबरीश एक नज़र जहान को देखती हुई अशील के पास से गुजरती नीचे उतर आई। अशील काट डाल नज़रों से जहान को देखने लगा, जबकि जहान पैंट की पॉकेट में हाथ डाले अशील को मुस्कुराकर देख रहा था। कैसे मुमकिन है, ये बताएं मुझे। जहान बिना किसी को बताए इन्फॉर्म किए लाहौर कैसे निकल गया? आपने उसे रोका क्यों नहीं? सैयदा खातून इस वक्त पूरे शाह मैंशन में शोर शराबा डाले हुई थी। नवीद शाह सर पकड़कर बैठे थी। उनका बेटा और उनकी बीवी एक दूसरे के मुकाबले आते हुए अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। मुझे नहीं पता वो कब निकला। वहाँ पहुँचकर उसने मुझे इत्तला दी कि वह लाहौर पहुँच गया है, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं जो शोर शराबा करे। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं जो शोर शराबा करे। उसने कहा है कि वह 2 दिन रहकर वापस आ जाएगा। नवीद शाह ने सैयदा खातून को मज़ीद डिटेल्स दी। 2 दिन रुकेगा वहाँ? क्या करेगा? उसको सिर्फ अपनी दादी से मिलना था, मिलता और वापस आ जाता। उसको वहाँ रात भी रहने की क्या ज़रूरत थी? उनका घर देखा है आपने? किसी कमरे में एसी तक नहीं है। वो बगैर एसी के कैसे रहेगा वहाँ? सैयदा खातून को अपने बेटे की फिक्र हुई। रह रहा है तो रहने दें, वह उसकी फुप्पो का भी घर है। अगर वो वहाँ खुशी से रह रहा तो है इस बात का मुद्दा बनाकर लड़ाई मत कीजिएगा, वरना बेटा हाथ से निकल भी सकता है। नवेद शाह ने सैयदा खातून को वार्न किया। ऐसे कैसे निकल सकता है? मेरा बेटा है और मेरा ही रहेगा, और जो मैं चाहूँगी वही होगा। सुना आपने? और फ़ोन करें उसे और बुलाएं वापस। सैयदा खातून तेज़ अंदाज में बोली। आपके पास भी फ़ोन नंबर है अपने बेटे का? आप उन्हें कॉल करें, मुझे एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है। बाद में बात करता हूँ। वो उठते हुए स्टडी रूम की जानिब बढ़ गए, जबकि सैयदा खातून अंदर ही अंदर पेचोतप खाती रह गई। मरियम बीबी, जो कुछ मर्जी कर लो, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को कभी रुखसत कराकर नहीं लाएगा। वो पक्का इरादा किए हुई थी। अपनी बहन के साथ मिलकर सुबह ही अपनी सोचों को अमले जमा पहनाने वाली थी। बेटा तुम सोच समझकर बात करो। कहने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन माँ बाप के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, और तुम्हारी मामा तो इस रिश्ते से बिल्कुल राजी नहीं है। इब्राहिम खान ने धीमे लहजे में जहान से इस बात सुनते तफसील से बात करने का इरादा किया। जानता हूँ इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इसमें ये बात करना मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी अंकल, मेरी दादू को मैं वापस ले जाना चाहता हूँ। जहान शाह की बात पर इब्राहिम खान ने सवालिया नज़रों से अपनी बीवी और सास दोनों को देखा, जिनके चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि वे जहान शाह की बात पर राज़ी नहीं थीं। जहान बेटा, मेरा ख्याल है कि ये बड़ों की बात है, आप इसमें ना ही पड़ें तो अच्छा है। 3 साल से मैं यहाँ मौजूद है और यहाँ बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं। उनकी ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है तो उनको यहीं रहने दें। आके मिल लिया करना उनसे। लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि आखिर ऐसी बात क्या हुई कि दादू ने घर छोड़ दिया? जहान शाह का लहजा तेज़ हुआ। वो इसकी दादू थी, वो कैसे सब मिलकर उसे जुदा कर सकते थे? बेटा, बेहतर होता है कि तुम अपनी माँ से पूछे, जो नहीं चाहती कि मैं वहाँ रहूँ, और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बेटा, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं खुद भी अब वहाँ नहीं जाना चाहती। फातिमा बेगम ने जवाब देते हुए सारी बातें ही ख़त्म कर दी। अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर मेरी बारात नहीं आएगी। आज आप नहीं जा सकती, कल आप कहेंगी कि मेरी नवासी भी इस घर में नहीं जाएगी। ये सिलसिला आगे कैसे चलेगा फिर? जहान ने माथा मसलते हुए पूछा। क्या मतलब तुम अपने रिश्ते की बात कर रहे हो? इब्राहिम खान ने चौंकते हुए पूछा। बिल्कुल, मेरी अमानत है आपके पास। अबरीश को मैं रुखसत कराकर उसी घर में ले जाऊंगा अंकल, और मेरा ख्याल है दादू को बारात के साथ आना चाहिए। क्यों दादू? जहान की बात पर फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अगर ऐसी बात, फिर मैं राजी हूँ जाने के लिए। फातिमा बेगम ने फ़ौरन से अपना इरादा बदला। मरियम बीबी ने शौक की नज़रों से देखा। कैसे फ़ौरन पैतरा बदल लिया उनकी अम्मी ने? ये हुई ना बात। जहान शाह ने खुशी से उन्हें अपने गले से लगाया। लेकिन बेटा, ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता तुम्हारी मामा तुम्हारी दादी को एक्सेप्ट करेंगी। इब्राहिम खान ने सोचते हुए अंदाज में कहा। एक्सेप्ट भी करेंगी और बारात के साथ भी आएंगी। आप रेडी रहे,
अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करने दूंगा आपको, जहान ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए मजबूत लहजे में कहा। तो इब्राहिम खान उसके लहजे की मजबूती देखते हुए असबात में सर हिला गई। फातिमा बेगम का बैग अबरीश ने तैयार कर दिया था, जबकि उसकी आंखों में डेढ़ों आंसू हुए थे। आप मत जाए ना नानू, आपके बगैर हम उदास हो जाएंगे। लहजे में उदासी थी। बेटा, दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन तुम्हारी खातिर जाना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ रुखसत होकर जाना है, इसलिए मेरा वहाँ पहले जाना ज़रूरी है। बेफिक्र रहो, तुम्हारी दादू का ख्याल रखने वाला जहान है ना, कुछ नहीं होगा। आप वादा करें, आप रोज़ मुझसे फ़ोन पे बात करेंगी। अबरीश ने उनके हाथ थामते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। और फिक्र नहीं करना, बस अब तुम तैयारी करो। तुम्हारे अपने घर का होता देख लूँ तो एक सुकून सा महसूस करूँगी। उन्होंने अबरीश को अपने सीने से लगाया। अबरीश आसूदा सा मुस्कुराई। उसे भी जहान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हो गई थीं। उसका दिल चाह रहा था कि जहान बारात लेकर आए और उसे दुल्हन बनाकर रुखसत कर ले जाए। हाँ, वो उसे पसंद करने लगी थी, ये उसके दिल ने तस्लीम कर लिया। ये क्या है? अचानक से जहान उसके कमरे में आया और उसे उसकी जानिब एक रैप किया हुआ गिफ्ट बढ़ाया। तो वह हैरानी से उसकी जानिब देखने लगी। यार, मुझे आइडिया नहीं था, कल तुम्हारा बर्थडे था तो ऐसे ही आज तुम्हारे लिए ये ख़रीद लिया। मालूम नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। आपने ख़रीदा है तो अच्छा ही होगा, अबरीश ने पलके झुकाते हुए कहा। खोल कर नहीं देखोगी? जहान की नज़रें उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। अबरीश ने असबात में सर हिलाते हुए इस गिफ्ट को खोला तो इसमें एक बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट निकला। वाओ, ये तो बहुत प्यारा है। वो नाजुक सा ब्रेसलेट अबरीश को बहुत पसंद आया। क्या मैं ये तुम्हें पहना सकता हूँ? जहान ने उसकी आंखों में देखते इजाज़त मांगी। अबरीश ने वो ब्रेसलेट उसकी जानिब बढ़ा दिया। जहान ने उसकी नाजुक कलाई पर ब्रेसलेट पहनाते हुए धीरे से लब रख दिए। अबरीश, मैं बहुत बड़े वादे नहीं करूँगा, लेकिन इतना यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द यहाँ से रुखसत करके अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद तुम्हें चाहने का दिल करता है। तुमसे निकाह हुआ है, मेरी महरम हो तुम। अपने पास ले जाकर ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ। इसकी बातों पर अबरीश की पलकें लर्जी, जबकि लब खामोश ही रहे। तुम कुछ कहोगी नहीं? शायद जहान भी उसके मुंह से इजहार मोहब्बत सुनना चाहता था, लेकिन अबरीश का फ़िलहाल कोई मूड नहीं था उसको ये खुशी देने का। मैं आपका इंतज़ार करूँगी, वो इतना ही कह सकी थी और अपना हाथ पीछे खींचती। जहान के लिए इतना ही काफ़ी था। शाह मैंशन में जहान अपने दादू के साथ दाखिल हुआ तो सामने ही सैयदा खातून खड़ी हुई थी। सास को देखकर उनके चेहरे पर 12 बज गई। देख लो मियाँ, अपनी माँ के चेहरे के तासुरात। 3 साल बाद घर आ रही हूँ और मूड कितना ख़राब है, फातिमा बेगम ने सरगोशी के अंदाज में जहान से कहा। उन्होंने अपनी सास का सलाम करने के बजाय सीधा ही अपने बेटे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। ममा जान, दादू भी साथ हैं। जहान ने उनका ध्यान फातिमा बेगम की जानिब दिलाया तो वह मुंह बना गई। जानती हूँ, देख चुकी हूँ, मेरी बात का जवाब दो तुम। वो अपनी बात पर कायम थी। ममा जान, वो मेरी फुप्पो का घर है और मेरा ससुराल भी। दादू को लेने गया था, दादू को ले आया। जहान ने संजीदगी से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब तुम मेरी बात सुनोगे। तुम्हारा रिश्ता अनीला की बेटी अमरीन से तय कर दिया है और 2 दिन बाद तुम्हारा इसके साथ मंगनी है और 1 हफ्ते बाद शादी है। उम्मीद करती हूँ तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। सैयदा खातून की बात पर जहान ने लब भींचे। मामा, आप जानती हैं मेरा निकाह हो चुका है और आप ये मंगनी का नया शोशा छोड़ रही हैं। आपको नहीं लगता ये गलत बात है? जहान ने संजीदगी से माँ की जानिब देखते कहा। कौन सा निकाह? कैसा निकाह? मेरी बात तुम सुनो जहान, वो बचपन की बातें थीं और इस वक्त तुम इतने बड़े नहीं थे कि इस बात पर सोचो। भूल जाओ इस निकाह को, इस निकाह की कोई वैल्यू नहीं, उन्होंने कतई अंदाज में कहा। ममा जान, आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए मेरा निकाह बहुत अहम है, चाहे वो 15 साल की उम्र में ही क्यों ना किया गया हो। जहान ने साफ लफ्ज़ों में अपनी माँ को अपना फ़ैसला सुनाया। फातिमा बेगम को लिए अंदर की जानिब बढ़ गया। उसे अपनी मामा की से ये उम्मीद नहीं थी कि वह उसके दादू को देखकर सलाम तक नहीं करेंगी। देख लिया क्या हालात है तुम्हारी अम्मी के, सलाम तक करना उसने गवारा नहीं किया। आप इग्नोर करें क्योंकि होगा वही जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता सैयदा तुम्हारी शादी के लिए राज़ी होगी। वो कभी भी अबरीश को अपनी बहू के रूप में कबूल नहीं करेगी। मुझे नहीं पता मामा ये सब कुछ क्यों कर रही हैं,
लेकिन ये बात तो तय है, अबरीश को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, नेवर फॉर एवर, वो मजबूत अंदाज में कहता वहाँ से बाहर निकल गया। घर में एक सर्द सी जंग छिड़ी हुई थी। एक तरफ सैयदा खातून जहान शाह की मंगनी अनीला की बेटी अबरीन से कराना चाहती थी, तो वहीं जहान शाह अपनी मनख्वाह अबरीश खान पर को अपने घर में लाना चाहता था। दोनों ही माँ बेटा उस वक्त बुरी तरह एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। ऐसे में नवीद शाह और फातिमा बेगम बुरी तरह उन दोनों के बीच में पिस रहे थे। नवीद शाह अपने बेटे से कह दें कि आखिरी फैसला उस घर में मेरा ही होगा। बाबा जान, आप मामा जान से कह दें कि हर फैसला उनका सर आंखों पे, लेकिन मैं अपनी अबरीश को नहीं छोड़ सकता। वो मेरा निकाह है, मेरी कमिटमेंट है उसके साथ, जिसे मैं चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। इसलिए उनको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। नाश्ते की टेबल पर इस वक्त से जंग छिड़ चुकी थी। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे लेकर आते हो अबरीश को इस घर में बहू बनाकर। वो वहाँ से वॉकआउट कर गई, जबकि जहान शाह ने सख्ती से अपनी आंखें मीचते हुए सर झटका। आपा, मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने आपको प्लान बताया है ना, उसके मुताबिक आप काम करेंगी तो ही जहान शाह अबरीश को पीछे छोड़ेगा, वरना आपको ही हार माननी पड़ेगी। देख लो अनीला, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सैयदा खातून थोड़ा घबराई। अनीला की प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ज़रा भी चूक हो जाती तो उन्हें लेने के देने पड़ जाते। अरे आप फिक्र ही ना करें, मैंने अमरीन को सब कुछ समझा दिया है, वो वैसा ही करेगी जैसा मैंने आपको बताया है। उसके बाद जहान को मजबूरन ही अमरीन से शादी करनी पड़ेगी। अनीला बेगम ने शैतानी दिमाग चलाते हुए कहा, तो सैयदा खातून पर सोच अंदाज में सर अज़बात में हिला गईं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? अमरीन के कमरे के बाहर से गुजरते हुए अंदर से उसको चिल्लाने की आवाज़ सुनता बेइख्तियार जहान अंदर की जानिब बढ़ा। वो अंदर कॉकरेच अमरीन चिल्लाते हुए उसके सीने से जा लगी। क्या बेहूदगी है, दूर हटो। जहान को वहाँ पर इस तरह अंदर जाना मुनासिब न लगा और उन्हीं कदमों से वापस पलट गया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमरीन ने उसे वापस पीछे की जानिब खींचा और बिस्तर पर जा गिरा। वह अचानक इस आफताब के लिए तैयार नहीं था। उसे गिरते ही अमरीन खुद भी उसके ऊपर गिरी। आई लव यू जहान, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, अमरीन ने उसके गले में बाहें डालते हुए मोहब्बत पाश लहजे में कहा। जहान ने उसके बाजू अपने गले से हटाते गुस्से से पीछे किया। इससे पहले कि वह बिस्तर से उठा, दरवाज़ा खुला और अमरीन और अनीला बेगम सैयदा खातून दोनों अंदर दाखिल हुए। अमरीन ने रोना शुरू कर दिया, मामा और सीधा रोते हुए सीधा माँ के गले जा लगी। ये सब क्या है जिहान? एक तरफ तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें अबरीश से को रुखसत कराना है और दूसरी तरफ तुम अमरीन के साथ। जी अफसोस हो रहा है मुझे, सैयदा खातून ने अपने बेटे को देखते हुए कहा। मामा, आपको लगता है कि मैं इसके साथ कुछ गलत किया है? जिहान साहिना अंदाज में आगे बढ़कर, जबकि अमरीन उसके गुस्से से डरते अपनी माँ के पीछे छुप गई। नहीं कर देते अगर हम वक्त पर ना पहुँचते तो, अनीला बेगम ने तंजिया अंदाज में कहा। करना होता तो कब का कर चुका होता, लेकिन आपकी बेटी को छूने तो दूर की बात है, इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। जिहान ने उनकी आंखों में आंखें डाले गुस्से से कहा। अनीला बेगम ने शिकायती अंदाज में अपनी बहन की जानिब देखा। जिहान, तुमने जो किया बहुत गलत किया, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? जिहान, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। अनीला बेगम ने अपना बयान डालना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? आपकी बेटी मेरे साथ साजिश का खेल खेल रही है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बेहतर होगा इन हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि आप चाहे जो मर्ज़ी कर ले, मुझे ट्रैप नहीं कर सकती। जिहान शाह हूँ, वलीद शाह नहीं। तंजिया अंदाज में बोलता हुआ वह बाहर निकलता चला गया। हाय आपा, ये क्या कह गया है? कहा था ना मैंने, सब कुछ बनाया फिर उलट पड़ जाएगा, देख लो, इसको सब पता है। सैयदा गुस्से से बहन को बोलती बाहर निकल गई। अब उन्हें अपने बेटी को किसी तरह कुछ भी करके अपने काबू में करना था। जाहिरी बात है, अगर वह उसके हाथ से निकल जाता तो उनका सब कुछ ख़त्म हो जाना था, क्योंकि रात ही नवीद शाह ने उन्हें साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि जहान शाह ने धमकी दी है, अगर उसकी शादी अबरीश से न करवाई तो वह घर छोड़कर चला जाएगा।
अब अपने बेटे की खातिर उन्हें अबरीश को भी कबूल करना पड़े तो उनके हाँ करने की देरी थी कि दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। बुरे दिल के साथ ही लेकिन अपने बेटी की खुशी में सैयदा खातून खड़ी थी, लेकिन सैयदा खातून का चेहरा बिल्कुल सपाट था। जिहान ने उनके करीब आते हुए उनके हाथ थामे। मामा जान, अबरीश मेरी खुशी है। अगर आप इस शादी के लिए राज़ी हो गई हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, दिल से इस रिश्ते को कबूल करें, क्योंकि अबरीश के अलावा जिहान शाह किसी का नहीं हो सकता। जिहान ने साफ लफ्ज़ों में अबरीश से मोहब्बत का इजहार किया, जो सैयदा खातून को काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। मैं राज़ी हूँ दिल से जिहान, चलो देर हो रही है, चलते हैं, सैयदा खातून ने उसके चेहरे पर प्यार देते हुए कहा। बारात फैसलाबाद से लाहौर की जानिब रवाना हुई, जहाँ बहुत उम्दा तरीके से बारात का इस्तकबाल किया गया। अबरीश दुल्हन बनी परस्तान से उतरी हुई परी लग रही थी। जिहान शाह की नज़रें भटक भटक कर उसकी जानिब उठ रही थी। सैयदा खातून का सपाट अंदाज सभी ने वहाँ महसूस किया था, लेकिन वो इस शादी के लिए राज़ी हो गई थी। सबके लिए यही बहुत गनीमत थी। शाह मैंशन में अबरीश का इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया गया, लेकिन सैयदा खातून किसी भी रस्म में शामिल नहीं हुई। तमाम रस्मों के बाद अबरीश को जिहान शाह के कमरे में पहुंचा दिया गया था। जिहान अपने कमरे में जाने के बजाय अपनी माँ के पास आया और फिर उनके पास बैठता हुआ उनके हाथों को चूमने लगा। अम्मा जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। वो दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। सैयदा खातून ज़ेरे लब मुस्कुराई। मैं आपको कभी किसी मौके पर नाराज़ नहीं करूँगा मम्मा जान, और आप यकीनन आप एक दिन फ़ख्र करेंगी कि अबरीश आपकी बहू है। ये मेरा आपसे वादा है। वह उनके माथे पर बौसा देता हुआ उनके कमरे से निकलता, कॉरिडोर से गुजरता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खुला तो सामने ही बिस्तर के दरमियान में लहंगा फैलाए एक कमसीन सी दुल्हन उसके इंतज़ार में बैठी नज़र आई। जिहान शाह ने धीरे से दरवाज़ा लॉक करते हुए उसकी जानिब पेश कदमी की। उसके पास बैठते ही वह उसको यकटक देखने लगा। उसका देखना अबरीश के दिल पर गहरा गुजर रहा था। बार बार पलक के उठती जुटती वो जिहान को देखने पर अजीब जज्बों का शिकार हो रही थी। फिर तंग आकर उसने जिहान की आंखों के आगे अपनी दोनों हथेलियां जमा दी। जिहान के चेहरे को मुस्कुराहट ने छुआ। आप ऐसे देखेंगे तो मुझे शर्म आ जाएगी ना प्लीज़, अबरीश ने जिहान से शर्माते हुए कहा। तुम्हें शर्माना भी चाहिए जाने मन, शर्म आएगी तो ही बात आगे बढ़ेगी ना, जिहान ने शरारत से उसे देखते हुए कहा। तो वह बुरी तरह शर्मा गई। आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, मैं जानती हूँ काफ़ी मुश्किल टास्क था। वह सर झुकाए बोली। हाँ, काफ़ी मुश्किल टास्क था, इनाम भी बड़ा होना चाहिए ना। उसकी हाँ में हाँ मिलाता मुस्कुरा के बोला। कैसा इनाम? वो हैरानी से उसे देख के पूछने लगी तो ज़रा उसके करीब होता झुका। इनाम में मुझे अबरीश चाहिए, पूरी की पूरी। उसकी मायनी खेज बात पर अबरीश के चेहरे पर शर्मो हया के रंग बिखरे थे। बोलो मिलेगी, उसने इसरार करते हुए वह मजीद सर झुका गई। यार बताओ ना, बिना तुम्हारी इजाज़त के तुम्हें छूना नहीं चाहता। वो दिल पर बांधता अब थकने लगा था। जिहान, आपके पास हूँ, आपके रूम में, इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए? अबरीश ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी कुर्बत। उसके चेहरे पर झुकता, धीरे से उसके सर से तकिए पर रखता, उसकी लरजती पलकों को देखता जिहान और उसकी दुनिया में खो गया। यू आर सो ब्यूटीफुल। उसके कान के करीब होते हुए वह धीरे से सरगोशी कर गया। धीरे धीरे उसकी गुस्ताखियाँ और बेबाकियाँ बढ़ती जा रही थी। अबरीश उसकी बाहों में बिखरती चली जा रही थी, जबकि वह बहुत मोहब्बत से उसे समेट रहा था। दूर कहीं 14वीं का चांद भी उनके मिलन की आज रात पर मुस्कुरा रहा था। सुबह फजर की नमाज अबरीश ने जहान की इमामत में पढ़ी। दोनों ने साथ दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने लिए नेक साले औलाद को मांगा। अब दुआ मांगते नमाज से उठता जिहान ने उसे पुकारा। जी उसकी जानिब पलटी। इस नमाज का मैंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था। आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई। जिहान ने उसके माथे पर लब रखे तो वह पुरसुकून अंदाज में मुस्कुरा दी। मेरे लिए तो ये सब एक मौजज़ा है जिहान, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो गई है। उसकी बात पर जिहान ने उसे मायने खेजी से देखा। क्या मतलब? रात को कोई कसर रह गई थी
जो हमारी शादी की फीलिंग नहीं आ रही। अबरीश सख्त खौफ का शिकार हुई। जिहान ने उसके माथे पर लब रखे तो वह पुरसुकून अंदाज में मुस्कुरा दी। मेरे लिए तो ये सब एक मौजूज़ा है जिहान, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा हमारी शादी हो गई। उसकी बात पर जिहान ने उसके मायने खेजी से देखा। क्या मतलब रात को कोई कसर रह गई थी जो हमारी शादी की फीलिंग नहीं आ रही? उसके बाद जस्ट पूछने पर अबरीश सख्त खौफ का शिकार हुई। जिहान, आप भी ना बहुत बेशरम है। वो सर झुकाए, चेहरे पर कज़ा के रंग सजाए। हाँ, जिहान के सीने से लगे। जिहान ने उसे गिर्द अपनी बाहों का हिसार बांधा। ये सच है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, जिसके संग हम रुखसत होकर गए हैं वो अगर आपके साथ है तो कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अबरीश के पास उसका महरम की ताकत थी, जो उसके निकाह का महरम था। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, आमीन। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिस्टेक्स हुई हैं उसके लिए आई एम सॉरी। ये मेरी रीड की हुई फर्स्ट नॉवेल है, तो आप इग्नोर कीजिएगा मिस्टेक्स को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट भी करके जाइएगा।